आप भी खरीद सकते हैं फेसबुक के शेयर। कैसे, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट है जो फाइनेंशियल मामलों के जानकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और प्रूडेंट वेल्थ के डायरेक्टर हैं, सूरज कर, जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। जो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड या फाइनेंशियल जानकारी से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उनमें वो बने रहते हैं। हमने सोचा भारतीय स्टॉक मार्केट में तो हम आसानी से इन्वेस्ट कर लेते हैं, मगर हमारी इच्छा होती है कि हम ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के जो शेयर हैं, इंटरनेशनल शेयर है, उनमें भी इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो ये आखिर होता कैसे है, कैसे हम इन शेयर या इन म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनमें सतर्कता बरतते हुए वहां से मुनाफा कमा सकते हैं, वहां निवेश करके हम फायदा ले सकते हैं। इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में सूरज कर जी। एक बार दोबारा नमस्कार। सूरज जी, तो जैसा हमने बताया और हमारी हेडिंग ही आज कि फेसबुक के शेयर भी हम खरीद सकते हैं। अभी तक हम बात करते थे जो इंडियन शेयर्स हैं उनके बारे में, कि रिलायंस के शेयर, जो नामी गिरामी जो शेयर्स हैं उनके बारे में बात करते थे, लेकिन आज हम फेसबुक और गूगल, इंटरनेशनल शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए, जैसे हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जैसे एनएससी बीएससी हो गए, तो उनमें जो इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, फिर टाटा हो गया, तो उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो हम लोग उनकी खरीद बिक्री तो कर सकते हैं। बट जैसे कि हमने अपने कैप्शन में भी डाला है कि हम लोग फेसबुक के शेयर भी खरीद पाए, तो ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है। तो काफ़ी लोग को जैसे फेसबुक के शेयर हो गए या फिर गूगल या फिर एप्पल जो कंपनी है, तो उनके शेयर भी हम लोग खरीद बेच सकते हैं। ये सारी कंपनीज लिस्टेड होती है फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसे आपके यूएस स्टॉक एक्सचेंज हो गए या फिर अलग अलग विभिन्न कंट्रीज के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, राइट। तो नस्डैक, डॉ जोन्स, इन तरह की हमारी जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें ये कंपनीज लिस्टेड होती है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज एन इंडियन इन्वेस्टर, हम लोग चाहे तो इन कंपनीज में भी पैसा लगा सकते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से। तो क्या हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का? देखिए, अलग अलग तरीके इन्वेस्ट करने का। तो पहला जो है कि आप जैसे हमारे इधर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इन कुछ कंपनीज है जिनका फॉरेन ब्रोकरेज हाउस के साथ टाई अप है, आप उनके थ्रू कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है उनमें उनके साथ डायरेक्ट अपनी अकाउंट भी खुला सकते हो, जैसे आपके चार्ल्स श्वाब के होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है जिनके साथ आप अकाउंट खुला के आप डायरेक्टली यूएस मार्केट या फिर कोई दूसरे बड़े मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन आपका ये हो जाता है कि आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जो ग्लोबल शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल और जो हमारे जहन में आ रहा है कि हम जब अच्छा खासा मुनाफा हमारे जो देश में ही हम जो हमारे जो शेयर्स हैं उनसे ही कमा रहे हैं, तो फिर आखिर हम क्यों जाएं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने? ये भी एक सवाल आता है। जी देखिए, अभी जो बड़े बड़े नाम है जैसे टेस्ला हो गया या फिर गूगल हो गया, तो हमें पता है कि ये कंपनीज का जो विजन है बहुत बड़ा विजन है। तो काफ़ी कुछ इनके प्लान्स है जो क्या है कि इस कंपनीज को आगे लेके जाएंगे। ये ग्लोबल लीडर्स है एक तरह से देखा जाए तो अगर किसी को इन ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तब वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सब्सिडरी या फिर इनकी जो भी कंपनीज है इंडियन मार्केट में नहीं है। तो किसी किसी को करना होता है, किसी किसी इन्वेस्टर्स को वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है तो वो लोग कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो होता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपने इंडियन मार्केट में तो कर ही रहे, साथ ही साथ अगर हम लोग ग्लोबली भी करें तो हम लोग डाइवर्सिफाई और बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो कल को अगर इंडियन मार्केट में कुछ इश्यूज हुआ जिसके कारण इंडियन शेयर्स पिटे, तो एटलीस्ट हम लोग अगर ग्लोबल मार्केट में करके रखेंगे तो उनसे हमको मुनाफा होगा, तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हमारा बनेगा। ये भी एक देखने वाली बात है। मतलब यहाँ नुकसान हुआ तो वहां से हम उसको बराबर कर सकते हैं। जी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि काफ़ी सारे मार्केट्स है जो इमर्जिंग मार्केट्स है जस्ट लाइक इंडिया, तो हम लोग उनमें भी अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं अगर, क्योंकि एक बार हम लोग इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू करें तो हमारा कोई बाउंड्री नहीं रहा, हम लोग ग्लोबली कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भी हम लोग
ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगता है वो है कि जो ये ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, वो ब्रोकरेज चार्जेस आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो चार्जेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो फिर ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि चार्जेस कितनी है, क्या करके चार्जेस वगैरह ले रहे हैं ये लोग। और जो भी ये जो प्रॉफिट्स आपको होगा, मतलब जैसे आप परचेस कर रहे हो कोई शेयर, फिर आप सेल करोगे, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा ये आपको रियलाइज होगा फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे यूएसडी में। तो आपको जो रूपी यूएस से आप जब आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, क्योंकि आज आप जब यूएसडी में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप यूएसडी आईएनआर से खरीदोगे, मतलब इंडियन करेंसी से खरीदोगे। तो अगर रूपी एप्रिशिएट कर गया तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी हो सकता है, और अगर डेप्रिशिएट किया तब आपको फायदा हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो है वो है कि आप जो आरबीआई के जो रूल्स है उसके हिसाब से आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से आप $250,000 तक ही आप बाहर लेके जा सकते हो, जिससे आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये लिमिट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम तरीका क्या है इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से का बेहतर माध्यम क्या है, मतलब कौन से माध्यम से हम जाएं? देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, रिसर्च करने के लिए आपके पास रिसोर्स है, तब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। आप कोई भी मतलब डायरेक्ट अकाउंट खुला के या फिर वैसे कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड है जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा के आप इनडायरेक्टली आप एक्सपोजर फॉरेन मार्केट में लिंक किए हुए जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, उनके थ्रू। हाँ जी, डायरेक्ट नहीं करके, डायरेक्ट में जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर मैं बोलूँ तो मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा के मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, ताकि म्यूचुअल फंड वाले जो स्कीम्स में जो पैसे जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारे शेयर मार्केट में लग जाए। तो ऐसे ही सेम इंटरनेशनल स्टॉक्स के लिए भी पॉसिबल है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड वाले फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेंगे। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम वहाँ के स्टॉक, वहाँ के म्यूचुअल फंड में निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सूरज कर, जो कि प्रूडेंट वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और प्रूडेंट वेल्थ का हमारे इस समय स्क्रीन पर नीचे आप देख रहे होंगे नंबर आ रहे हैं और डिटेल्स आ रही है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप उन नंबरों पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और यह कार्यक्रम भी बिल्कुल लाइव है। तो इस लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत अगर आप कुछ आपके मन में विचार है, आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन से हम वो सवाल सूरज कर जी को बताएंगे और वो आपको लाइव इस लाइव सेशन के दौरान भी उनका जवाब देंगे, या फिर आपको आफ्टर लाइव ये उसका जवाब कमेंट में ही अपने प्रोफाइल से भी दे सकते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, आपने कहा, तो म्यूचुअल फंड में ग्लोबल फंड के जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड है वो कौन से हैं, क्या हम जान सकते हैं? जी, आप अगर स्क्रीन में अगर आप दिखाओगे जो चार्ट है, जो हमारी जो लिस्ट थी, हमारे टीम से मैं कहूँगा कि वह टॉप 10 म्यूचुअल फंड के का जो स्क्रीन है जी, हाँ, तो आप इसमें देखोगे तो मैंने ये कुछ लिस्ट मैंने निकाली है 3 इयर्स के रिटर्न के हिसाब से। हाँ। तो 3 इयर्स के रिटर्न के हिसाब से ये PGIM इंडिया नंबर 1 पे 31.15% की इनकी रिटर्न है। तो हालांकि ये रिटर्न क्राइटेरिया नहीं है कोई किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का, बट क्योंकि आपने टॉप 10 कहा तो मैंने रिटर्न के हिसाब से मैंने एक लिस्ट निकाल के रखा था, तो मैंने वही दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। तो PGIM इंडिया, एडोलिसिस, ग्रेटर चाइना, फ्रैंकलिन इंडिया, निपॉन, ये सब कुछ ग्लोबल इक्विटी फंड्स है जहाँ पे इन्वेस्टर चाहे तो इन्वेस्ट करके अपने एक्सपोजर ले सकते हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स में। तो दर्शकों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल म्यूचुअल फंड के बारे में दिया गया है, जिसमें इनकी कैटेगरी है प्लस इनके जो ड्यूरेशन है 3 साल तक का, 1 दिन से 3 साल तक का, 3 साल तक का जी, 3 साल तक का रिटर्न जो आप लास्ट अगर कॉलम में देखोगे तो 3 साल का जो रिटर्न, 3 साल का जो रिटर्न है वह दिया गया है, प्रतिशत में है रिटर्न। जी जी, ये परसेंटेज वाइज दिया गया, ये परसेंटेज में रिटर्न दिया गया है। तो इसी तरह के ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स है जो कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे।
तो अगर हम पीजीआईएम इंडिया और निपॉन इंडिया इसके बारे में बात करें तो इस पे अगर थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी। तो पीजीआईएम इंडिया जो ये जो म्यूचुअल फंड है, तो इसका हम लोग अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो इस नेक्स्ट स्क्रीन के बारे में मैं चाहूँगा नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ जी। तो व्यूवर्स देख पा रहे होंगे, तो पीजीआईएम के जो परफॉर्मेंस है वो आप मैंने इधर दे दिया है। तो बेंचमार्क से ऊपर इनकी रिटर्न रही है। और पीजीआईएम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मली प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। तो ये एसेट मैनेजमेंट डिवीजन है प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उनकी। और इनका ये जो म्यूचुअल फंड है, इनका जो होल्डिंग्स है, जो आप टॉप होल्डिंग्स अगर देखोगे तो इनकी होल्डिंग्स है पीजीआईएम जेनिसन, जो एक अलग एक फंड है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है डायरेक्टली स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता है, ये दूसरे फंड को होल्ड करता है जो कि आगे जाके स्टॉक्स में पैसे लगाता है। तो हम लोग अगर पीजीआईएम जेनिसन के बारे में भी अगर थोड़ा बहुत अगर देखें तो अगर आप नेक्स्ट फिनिश इमेज को लाओगे स्क्रीन पे, हाँ। तो पीजीआईएम जेनिसन की जो होल्डिंग्स है, टॉप 5 होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो ये एडिन, एनवी और फिर टेस्ला, इन तरह की कंपनीज में ये इन्वेस्ट करके रखा है। तो इनडायरेक्टली ये भी एक्सपोजर ले रहे हैं। इसमें ये अलग अलग सेक्टर में कर रखा है इन्होंने। जी। जैसे टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, साइक्लिकल, जी, कम्युनिकेशन सर्विस, अलग अलग सब अलग अलग करके रखा है। तो अगर मैं इन कंपनीज के बारे में भी अगर थोड़ा बहुत बताऊं तो एडिन, एनवी जो है ये पेमेंट सोल्यूशन कंपनी है, जो एक डच की कंपनी है। फिर आपका जो मैच ग्रुप इंक, तो हम लोग ने काफी लोग टिंडर वगैरह यूज करते हैं, फिर ओके क्यूपिड वगैरह जो ये डेटिंग साइट से यूज करते हैं, तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है मैच ग्रुप। ओके। वैसे ही अगर आप LVMH कंपनी की बात करो तो ये लग्जरी गुड्स पे डील करता है, जैसे आपके लुई विटॉन हो गया, या फिर हवलॉट जो वॉच की कंपनी है जो हम लोग जानते हैं, या फिर टिफेनी एंड कंपनी, तो ये इनकी पेरेंट कंपनी है। तो काफी बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप इस तरह से भी अगर आप एक्सपोजर लोगे। तो ये तो आपने बताया पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी के बारे में और निपॉन इंडिया के बारे में। हाँ जी। निपॉन इंडिया की अगर आप इमेज को अगर आप स्क्रीन में लेके आओगे तो फिर जी नेक्स्ट, तो आप देख रहे होगे कि निपॉन इंडिया का परफॉर्मेंस भी बेंचमार्क से काफ़ी बेटर रहा है। वो उसका बेंचमार्क है S&P 500 TRI, तो उसके कंपैरिजन में उनका रिटर्न ज़्यादा है, अच्छा काफ़ी डिफरेंस है। और इनकी जो होल्डिंग्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे अल्फाबेट इंक, अल्फाबेट हो गया आपका गूगल का पेरेंट कंपनी, फिर आपके मास्टर कार्ड, हम लोग ने डेबिट कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वैसे फेसबुक इंक, इनमें इनका होल्डिंग्स है। और आप नेट एसेट्स भी देख रहे हो कितना परसेंटेज इसका होल्डिंग, कितना कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज में कितनी होल्डिंग इन्होंने करके रखी है। तो इस तरह से आप इन जो नामी शेयर्स है, नामी कंपनीज है, ब्रांड्स है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली। इसके थ्रू आप इनडायरेक्टली हम ये सारे बड़े बड़े ब्रांड में, जैसे गूगल में या फेसबुक में, ये सब बड़े बड़े ब्रांडों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली हो गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि निपॉन डायरेक्टली इन स्टॉक्स को बाई करा है, निपॉन फंड जो है, और पीजीआईएम क्या किया है, पीजीआईएम एक अलग फंड को बाई किया जो फंड आगे जाके उन कंपनीज को बाई किया है। तो दर्शकों आपने देखा होगा कि किस तरह से अच्छा एक सवाल आ रहा है, डेविड प्रधान है, इन्होंने एक प्रश्न किया, इज रिटर्न आर सेम फॉर म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप हो सकता है आप 2-3 या 5 कंपनीज में आप एक्सपोजर लोगे, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज में आप एक्सपोजर लेते हो, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के साथ साथ क्या हो सकता है कि थोड़ा रिटर्न थोड़ा सा कम हो सकता है कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो कंपनी अच्छा करे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और अगर खराब करे तो आपको नेगेटिव में भी जा सकता है वैसे। बट म्यूचुअल फंड में क्या होगा, क्योंकि वो स्प्रेडेड है, तो आपका रिटर्न कंपेरेटिवली कम रहेगा, बट आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा कम रहेगा। तो डेविड जी, आपको शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे NFO के बारे में, न्यू फंड ऑफर जो है जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है NFO, क्या है? NFO क्या होता है कि जब भी म्यूचुअल फंड कुछ नए स्कीम्स लेके आते हैं मार्केट में, तो हम लोग उसे न्यू फंड ऑफर बोल देते हैं। जो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में, तो उसे NFO बोलते हैं म्यूचुअल फंड के। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम जब कोई भी स्कीम्स फर्स्ट टाइम जब आती है मार्केट में, उसे हम लोग न्यू फंड। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं?
एनएफओ के लिए आपको डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अगर किसी एडवाइजर से कर रहे हो तो आप एडवाइजर को बोल के भी आप किसी एनएफओ में पैसे लगा सकते हो। तो इसमें भी डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है? नहीं, एनएफओ के लिए आपको डीमेट अकाउंट की दरकार नहीं है। हाँ, कुछ मतलब अगर क्लोज म्यूचुअल फंड में भी दो तरह की स्कीम्स होती है, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड स्कीम्स में आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, बट मेजरली जो म्यूचुअल फंड के जो डीलिंग्स होती है वो ओपन एंडेड स्कीम्स में ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए। वो आप एडवाइजर के थ्रू या फिर कंपनी के साथ डायरेक्ट डील करके खरीद बिक्री कर सकते हो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। अच्छा, तो अगर हम एनएफओ की बात करें तो एनएफओ में जैसे मिराई एसेट, NYSE, फैंग प्लस ETF, इसके बारे में हमने सुना है, तो इस पर भी अगर थोड़ा सा आप हमें बताएं। तो मैं मिराई एसेट, NYSE, फैंग प्लस ETF और दूसरा एनएफओ जो चल रहा है दैट इज मिराई एसेट, NYSE, फैंग प्लस ETF, FOF। हाँ। तो दोनों अभी मार्केट में चल रहा है। तो इनका जो न्यू फंड ऑफर ओपन हुआ है 19 अप्रैल को, और क्लोज जो FOF है उनका क्लोजिंग हो रहा है 5 मई को, और NYSE, फैंग प्लस ETF जो है वो 30 अप्रैल को इनका क्लोजिंग हो रहा है। तो आप जो इन्वेस्टर चाहे तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इनके बारे में बता दूं कि ये NYSE फैंग प्लस क्या है। NYSE फैंग प्लस एक बेंचमार्क है या फिर एक इंडेक्स आप बोल सकते हो, जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम है, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स जो वर्ल्ड के हैं उनके नाम है। तो मैं अगर उन कंपनीज के अगर आपको नाम बताऊं तो अलीबाबा, फेसबुक, अल्फाबेट जो गूगल हो गया, एप्पल, बाइडू, एनवीडिया, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर और टेस्ला, ये जो 10 कंपनीज है ये इन NYSE फैंग प्लस में है, कंस्टिट्यूट में है। और जब ये जो मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस है तो ये पैसे उन इंडेक्स के जो कंपोजिशन है, जिस रेशियो में ये सारे स्टॉक्स उस इंडेक्स में है, उस हिसाब से वो पैसे लगाए जाएंगे, इन कंपनीज में वो पैसे लगाए जाएंगे। तो ये सारे टॉप नॉच टेक्नोलॉजी कंपनीज है जहां पे ये पैसे लगने वाले हैं। तो कोई इन्वेस्टर अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इस NFO के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये जो इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो या अलीबाबा हो, इस तरह की कंपनियों में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें NYS फैंग प्लस ETF जो मिराई की है, FOF और इसमें दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो फैंग प्लस है जो वो एक ETF है, जो ETF वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगी इन स्टॉक्स पे। FOF क्या हो गया कि वो म्यूचुअल फंड की, जो मैंने बता रहा था कि जिस ओपन एंडेड एक स्कीम है, तो अगर FOF NYSE फैंग प्लस ETF FOF जो है वो उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो NYSE फैंग प्लस ETF है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला स्कीम का नाम मैं बता रहा हूँ वो दूसरा स्कीम का इन्वेस्टमेंट का वो हो गया, प्लेस हो गया। तो FOF में इन्वेस्टमेंट करने का हमारा ये फायदा रहेगा कि हम लोग इजीली उसको ईज ऑफ कन्वीनियंस इजीली ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, जब भी खरीद बिक्री जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वो कर पाएंगे। बट अगर आप पहली वाली में करोगे तो आपको एक्सचेंज के थ्रू, मतलब जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें हम कैसे कर सकते हैं? आप अगर FOF में करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अभी कंपनी या फिर एडवाइजर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ETF में करने के लिए भी अभी आपको कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा। एज एंड व्हेन कंपनी के थ्रू या फिर एडवाइजर के थ्रू भी आप कर सकते हो, और एज एंड व्हेन जब ये ओपन हो जाएगा लिस्टिंग के बाद तब आप उस पर ट्रांजेक्ट कर पाओगे, मतलब बाय एंड सेल कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद हम बाय एंड सेल कर पाएंगे। जी। अच्छा, एक और सवाल था जो मेरे ध्यान में आ रहा था। लगभग हमारे काफ़ी सवाल थे जो हमने लगभग मुझे लगता है कि इस दौरान हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं दर्शकों से चाहूँगा अभी भी थोड़े से समय बाकी है, अगर आप एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं निवेश के मामले में, निवेश के सेक्टर में कैसे जाना है और इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे अपना गोल सेट कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ से निवेश कर अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और हम उनका जवाब सूरज कर जी से लेने की चेष्टा करेंगे। यह हमें एक बेनिफिट है हमारे पास कि हमारे पास एक निवेश के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। सूरज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस दौरान हम जब इंटरनेशनल स्टॉक की बात कर रहे हैं तो आने वाला समय, अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है जी, तो इस समय क्या कितना सुरक्षित है ये सोचना इंटरनेशनल मार्केट? देखिए, इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा कि फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया, तो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सेक्टर जो होता है वो अच्छा करता है, कुछ सेक्टर खराब करता है, या फिर इस तरह से चलता रहता है। हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया लास्ट एक साल में। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग
कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के हिसाब से या फिर कुछ सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, बट हमें डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो दैट इज द मेन क्वेश्चन कि हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी काफ़ी सारे सेक्टर्स है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, तो हमें देखना ये जरूरी है कि हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट आगे जाके करेंगे या फिर कर रहे हैं। तो टैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें जी, तो टैक्सेशन अभी क्या है, म्यूचुअल फंड की जो ये इंटरनेशनल स्टॉक्स की जो म्यूचुअल फंड है, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, उसकी टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको 36 मंथ या फिर 3 इयर्स से अगर हम लोग ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद उसके ऊपर 20% का टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स रेट लगता है। और अगर लेस देन 3 ईयर्स या 36 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जिसमें जो इंडिविजुअल की जो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट है उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जहाँ तक इक्विटी शेयर्स की बात है, अगर कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है तो उसका टैक्सेशन ऐसा है कि वो अगर 24 महीना से ज़्यादा अगर होल्ड करे तो उसे लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा, जिसपे एट द रेट 20% लगा दिया जाएगा फ्लैट रेट पे इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। और 24 मंथ से अगर कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से नॉर्मल टैक्स रेट पे उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आज हम लगातार बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में कि कैसे हम इन्वेस्ट करें, क्या क्या सावधानियां बरतें और कैसे पैसा कमाएं। तो अब आखिर में आप इसके कंक्लूजन में कुछ कहना चाहेंगे? तो कंक्लूजन में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ग्लोबल स्टॉक में या फिर इंटरनेशनल जो भी स्टॉक है या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू वही एक्सपोजर ले जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है या फिर हाईली एग्रेसिव जिनका मॉडल पोर्टफोलियो है, वो लोग अपने एक्सपोजर ले सकते हैं। 20 से 20% तक आप एक्सपोजर ले सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो। बट बात यह है कि आप डायरेक्टली करोगे तो बहुत रिसर्च का बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब ग्लोबल कर रहे हो तो देयर इज नो बाउंड्री। आप चाइना के मार्केट में भी लगा रहे हो, आप यूएस मार्केट में भी लगा सकते हो, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बट रिसर्च इज मस्ट। आप इनडायरेक्टली करोगे तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, वो ज़्यादा सेफर बेट है। और आप एडवाइजर से कांटेक्ट करके ही करिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च का प्रयोजन है। तो फिर उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो। तो आज हमने जाना इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक के बारे में और कैसे पैसा कमाना है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे, लास्ट जो एपिसोड था उसमें हमने बात की थी लोकल जो हमारा देश का जो मार्केट है उस पर, और आज हमने विदेश के मार्केट पे बात की। और लगातार हम एक एक करके कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हमसे जानकारियां मिलती जा रही हैं। हमारे एक्सपर्ट आकर उनको हर बार नई नई बातें बताते हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करके प्रूडेंट वेल्थ से संपर्क कर सकते हैं, वह आपकी मदद करेंगे इस मामले में। और आज के सेशन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, इससे अधिक जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। प्रूडेंट वेल्थ के पेज से आपका उस प्रश्न का उत्तर देने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद हम फिर मिलेंगे, प्रूडेंट वेल्थ के एक्सपर्ट के साथ ही रहेंगे और लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में अब जिस तरह से कोविड का दौर आ रहा है, कोविड के संक्रमण जो है पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में चल रहा है, तो इस वक्त में भी कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट, या किन किन जगहों पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस बारे में भी हम लगातार जानेंगे। तो सूरज जी, इसके बाद भी हम सेशन में बैठेंगे जरूर जी। तो एक आशा के साथ कि हम फिर दोबारा कुछ एक नए पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, एक नए निवेश के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।